तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी में जो आपके तीनों टर्म्स हैं वो एवरीडे लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। वर्क की बात की जाए तो मान लेते हैं कि आपने बुक को एक जगह से दूसरी जगह उठाया, दिस इज कॉल्ड वर्क। आप पानी की बाल्टी में पानी भर रहे हैं, उसको एक जगह रख रहे हैं दूसरी जगह पर, दिस इज ऑल्सो वर्क। किसान खेतों में काम करते हैं, ये भी आपका वर्क हो गया। तो दिस इज कॉल्ड वर्क। अब बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी का मतलब क्या होता है। मैं आपसे यदि बोलूं कि आप जैसे कि आपने एक बाल्टी में पानी भरा और आप चलते जा रहे हैं मतलब बहुत दूर तक उसको लेके जाना है हमें, तो बहुत दूर तक आप उसको लार्ज डिस्टेंस तक लेके जा पा रहे हैं, इसका मतलब आपका जो स्टेमिना है वो बहुत ज्यादा है। तो स्टेमिना ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास एनर्जी ज्यादा है। तो एक्चुअली एनर्जी क्या हो गई, तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क। एंड बात की जाए हमारी पावर की, तो एक्चुअली पावर इज रिलेटेड टू द स्पीड। कैसे, जैसे कि बात की जाए कोई आपका कराटे वाला है या फिर आपका जो रेसलर्स वगैरह है वो क्या कर रहे हैं, मुक्का मार रहे हैं। तो मतलब इफ अ पंच इज मोर पावरफुल इफ इट इज डिलीवर्ड एट अ ग्रेटर स्पीड, यदि ज्यादा स्पीड के साथ उसे डिलीवर करते हैं उसका पावर ज्यादा हो जाता है। ये हमारे डेली लाइफ में हम इन सारी चीजों को पढ़ते रहते हैं। अब हम फिजिक्स की लैंग्वेज में इसके बारे में जानते हैं। तो वर्क का मतलब क्या हो जाता है, सपोज there is a body of mass m, it is placed on a surface, इस पे हमने कोई फोर्स F लगाया, ये बॉडी यहां से कहीं यहां पर आ जाती है, सपोज इट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस s, ये s डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो जाती है। देन इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स वर्क इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस केस की बात की जाए तो W इज इक्वल्स टू F इंटू S। हमें उस फोर्स से मतलब है जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, दैट फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन। इफ अब हमें जो एक फोर्स दिया हुआ है वो किसी एंगल पे यदि हम अप्लाई कर दें तब क्या होगा, तो इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट एनी एंगल थीटा, नाउ दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m, a force is applied at an angle theta। जैसे मान लेते पत्थर है हमारा, पत्थर में हमने रस्सी बांध ली और उसको ऐसे खींचना स्टार्ट कर दिया, तो हम खींचते उसको कैसे, अपने ऐसे कुछ एंगल पे खींचते हैं और पत्थर आपका ऐसे आता है, लीनियर उसमें आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सपोज द डिस्प्लेसमेंट इन इट इज s। नाउ वी कैन रिजॉल्व f इनटू टू कंपोनेंट्स। f के कौन कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे, एक आपको हो जाएगा f cos थीटा एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज f sin थीटा। तो यहां पर जो कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन। यहां पर वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट f cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट इज s, और वी कैन राइट w इज इक्वल्स टू f s cos थीटा और W इज इक्वल्स टू F डॉट S। मतलब वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे ही हम एंगल को वेरी करेंगे तो एंगल के वेरिएशन के अकॉर्डिंग वर्क भी हमारा वेरी होगा। हम बात करें जो आपका कॉस है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, तो मैं यदि बात करूं केस फर्स्ट, इफ थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 90, क्योंकि आपका जो कॉस है वो 90 तक पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव हो जाता है, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि हमारा आ गया तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, देन वर्क डन विल बी नेगेटिव। एंड इफ केस थर्ड इज इफ थीटा इज π/2 देन cos 90 इज 0 एंड वर्क डन विल बी 0। ठीक, ये सारे पॉइंट्स हमारे हो गए। अब वर्क डन पॉजिटिव और वर्क डन नेगेटिव एंड वर्क डन की वैल्यू 0 कब होगी, इसे हम समझते हैं।
नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स और उसे आप आसानी से समझ पाओगे कि वर्क डन का पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है। तो पॉजिटिव वर्क डन की बात की जाए, अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। मान लीजिए देयर इज अ पर्सन, कोई आपका पर्सन है एंड ही इज लिफ्टिंग एनी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी को लिफ्ट कर रहा है, मान लीजिए डंबल को ही आपको ऊपर उठा रहा है। जब वो डंबल को ऊपर की तरफ उठाएगा तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर की तरफ होगा। और लिफ्टिंग फोर्स किधर लग रहा है हमारा? भाई उठा रहे हैं तो लिफ्ट हम किधर कर रहे हैं? फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। जो आपका लिफ्टिंग फोर्स होगा वो भी हमारे ऊपर की तरफ होगा। वी कैन से दैट वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स इज पॉजिटिव। ध्यान रखना, वर्क डन बाय द लिफ्टिंग फोर्स मीन जो आपका एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया उसके द्वारा जो आपका वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा। घास वगैरह काटने के लिए जो रोलर होते हैं उसको हमने ऐसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। मान लीजिए ये रोलर है, मैं पूरा तो नहीं बना सकता, ये आपका रोलर हो गया, इसको आपने ऐसे खींचा, एफ फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर होगा, एंगल इज एक्यूट, तो इस केस में भी आपका वर्क डन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। मैं यदि नेगेटिव वर्क डन की बात करूं तो नेगेटिव वर्क डन आपका कब हो जाएगा? अब हम क्या कर रहे हैं, अभी भी जो पर्सन है ही इज लिफ्टिंग एनी ऑब्जेक्ट और डंबल, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? आपका ऊपर की तरफ। और जो ग्रेविटी के द्वारा फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है? आपका नीचे की तरफ। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180, तो वर्क डन मस्ट बी नेगेटिव। वी कैन से दैट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज नेगेटिव। यू हैव टू टेक केयर कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, वर्क डन किसके द्वारा पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। और एक बात की जाए, जैसे कोई आपका सरफेस है, सरफेस में कोई मास एम है, वो आप कैसे जा रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन किधर रहेगा? फ्रिक्शन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट तो आपका आगे की तरफ था, आगे की तरफ ट्रेवल हो रहा था, तो यदि मैं बोलूं वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की होगी आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल आपका कितना हो गया? 180 हो गया, हेंस वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो ये बात आपको इतने एग्जांपल से समझ में आ गई होगी कि वर्क डन कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क डन जीरो कब होगा? जीरो वर्क डन सबसे पहले आसान सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो नाउ इफ थीटा इज 90 डिग्री, यदि आपका एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है, देन ऑटोमेटिकली वर्क डन विल बी जीरो। वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। ऐसा कब होता है? जैसे कि हम बात करें कोई आपका लीनियर प्लेटफॉर्म है, लीनियर प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होगा? बिल्कुल ऐसे सीधा प्लेटफॉर्म है और उस पर कोई कुली है, वो आपके सामान को ऐसे सर पे रख लिया, अब वो चलते जा रहा है, तो उस सामान को वो लिफ्ट करने के लिए वो फोर्स कैसे लगा रहा है? ऊपर की तरफ और जा रहा आगे की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया आपका? 90 डिग्री हो गया, तो वर्क डन विल बी जीरो। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्या ऐसा होता है फिजिक्स की लैंग्वेज में आपका वर्क डन जीरो हो गया? आप कभी ऐसा ट्राई करके देख लेना कि पुलिस से आप बोलो कि आप सीधा सामान लेके गए और आपका एंगल 90 बन रहा था, तो वर्क डन जीरो हो गया, तो क्या वो मान लेगा? नहीं। वर्क ये हमारा फिजिक्स की लैंग्वेज में वहां पर वर्क डन जीरो हो गया। दूसरी बात करें, मैंने आपसे बोला कि आप कोई चीज भारी सामान उसको आपने उठाया, उठा के बस आप ऐसे रख दिए, अब आप कहीं नहीं जा रहे हो, जस्ट आपने लिफ्ट किया, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। यदि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो अगेन वर्क डन विल बी जीरो। If there is no displacement, then work done will be zero. These are some examples of the zero work done, positive and negative. Now let's solve some examples. इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक ब्लॉक है जिसका मास आपको दिया हुआ है, मास ऑफ द ब्लॉक इज 5 kg। ए फोर्स इज अप्लाइड
of 10 Newton, making an angle of 60 degree with the x-axis. We have to find the work done to displace it by 4 meter. Find the work done to displace by 4 मीटर. देखो बिल्कुल आसान हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है, सीधे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा. एफ इज गिवन 10, डिस्प्लेसमेंट इज मेंशन 4 एंड द कॉस 60 इज 1/2. वैल्यूज को रख दीजिए, तो 10 into 4 cos 60 is 1/2. तो ये कितना हो गया आपका 20 जूल. हेंस वर्क डन इज 20 जूल. वहां लेके जा रहे हैं, तो ओरिजिन को हमने मान लिया कि R1 वेक्टर, तो R1 वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा 0 i कैप प्लस 0 j कैप. दूसरा लेके कहा जा रहा है आपका, दिस इज फाइनल पोजीशन, तो R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 i कैप माइनस j कैप. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज R वेक्टर, ये कुछ भी मान लेते हैं, डेल्टा R वेक्टर मान लीजिए, इट इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर S वेक्टर. तो R2 वेक्टर इज 2i कैप माइनस a कैप, R1 इज 0, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. तो सीधे आप वर्क डन का फॉर्मूला लगा लीजिए, वर्क डन इज इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर. तो F वेक्टर कितना दिया हुआ है 5i कैप प्लस 3j कैप डॉट S वेक्टर कितना दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप. 5 into 2 is 10, 3 into minus 1 is minus 3, hence work done will be 7 joule. तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान होते हैं. आप बेसिक से कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा. एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बॉक्स ऑफ 1 kg is pulled. A box of 1 kg is pulled on a horizontal plane. Is pulled on a horizontal plane of length 1 meter. Of length 1 meter. By a force of 8 Newton, by a force of 8 Newton, then it raised vertically, इसको वर्टिकली लिया जाता है to a height of 2 meter. Find the work done. Find net work. अब देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे. हमसे नेट वर्क डन पूछा गया है. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन को पहले एक बार आप रीड करो. ए बॉक्स ऑफ द 1 kg, कोई बॉक्स है आपका 1 kg का, इज पुल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में पुल किया जाता है बाय लेंथ ऑफ 1 मीटर, मतलब इसे यहां से 1 मीटर लेंथ तक ले जाया जाता है. दिस इज द लेंथ 1 मीटर एंड द फोर्स अप्लाइड इज 8 न्यूटन. कितना फोर्स अप्लाई किया हमने 8 न्यूटन. देन इट रेज्ड वर्टिकली, फिर इसको ऊपर ले गए हम टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर. वी हैव टू फाइंड द नेट वर्क डन. तो यहां पर मान लेते हैं वर्क डन इज W1 और यहां पर वर्क डन हो गया W2. क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली आप इनका एल्जेब्रिक एडिशन कर सकते हैं. तो वर्क डन इन मूविंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मूव करने में वर्क डन कितना होगा, तो W1 इज इक्वल्स टू उसी डायरेक्शन में डायरेक्टली F इंटू S, तो F इज 8 एंड S इज 1, तो 8 जूल हो गया. अब इसे हम वर्टिकली रेज कर रहे हैं. जब इसे हम वर्टिकली रेज कर रहे हैं तो ये बताओ, यदि हम बात करें मास m है तो इसमें नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा mg. तो h हाइट तक यदि हमें लेके जाना है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू mg h. मास है हमारा 1, g is 10 into हाइट तक, दिस इज 20 जूल. नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू
8 + 20, आंसर इज 28 जूल। अब हम बात करते हैं वर्क डन बाई ए वेरिएबल फोर्स। यदि फोर्स हमारा खुद वेरिएबल हो, वर्क डन बाई ए वेरिएबल फोर्स, मीन्स नाउ फोर्स इज इटसेल्फ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तब क्या होगा, मतलब हम कहीं ए से बी पॉइंट तक जाना चाहते हैं और अब हमें नेट वर्क डन पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर फोर्स और एक छोटा सा डिस्टेंस हमने मान लेते हैं ds, उसके लिए वर्क डन निकाल लेते हैं, देन उसे a से b तक इंटीग्रेट कर देते हैं। नाउ वर्क डन विल बी इक्वल्स टू फ्रॉम a टू b f डॉट ds। अब मतलब क्या होगा, जैसे मैं फोर्स वेरिएबल है, सपोज फोर्स के पास, तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप लिख सकते हैं, और dx वेक्टर को भी हम क्या लिख सकते हैं, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन फ्रॉम a टू b इज, फोर्स को आप लिख दो fx i कैप डॉट fy j कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, तो ये क्या हो जाएगा, a से b fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz, ऐसे आप लिख सकते हैं। और अलग अलग करके लिखें तो a टू b fx dx प्लस a टू b fy dy प्लस a टू b fz dz। कंफ्यूज मत हो, मैं अभी आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कैसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, ए पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, मतलब डिस्टेंस के साथ आपका वेरी कर रहा पोजीशन के साथ, फोर्स इज गिवन 7 - 2x + 3x² न्यूटन। इट एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, मास इज गिवन 2 kg, which is displacing it from x equals to 0 to x equals to 5। वर्क डन निकालना है, तो बेटा वर्क डन क्या हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ x डायरेक्शन में आपका है, वर्क डन इज इक्वल्स टू f डॉट dx और सीधे f dx। कहां से कहां आपका, 0 से लेके 5 तक। देखो आपको दिया हुआ ना, x वेरिएबल दिया हुआ, तो सिर्फ x में आपकी पोजीशन होगी फ्रॉम 0 टू 5। वैल्यूज रख दीजिए आप, फोर्स की वैल्यू कितनी है आपकी, 7 - 2x प्लस 3x² इंटू dx। 7 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 7x - 2 इंटू x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 प्लस 3 इंटू x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, x³ 3, 0 से लेके 5 तक। अब आप वैल्यूज रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5 इज 35 माइनस 5² इज 25 प्लस 5³ इज 125, ये हो गया बेटा 135। दिस इज योर आंसर। देख सकते हो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
यदि हम वर्क डन की डायमेंशन की बात करें, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, फिर से चाहो तो हम निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन क्या हो जाती है वर्क डन की? तो वर्क डन की बात की जाए तो फॉर्मूला क्या है हमारा, W इज इक्वल टू F इंटू एस। तो F की डायमेंशन होती है हमारी MLT माइनस 2, S की डायमेंशन होती है L, तो डायमेंशन ऑफ द वर्क डन इज ML2T माइनस 2। यूनिट की बात की जाए, जो SI यूनिट होती है, तो SI यूनिट इज जूल और CGS यूनिट इज अर्ग, एंड 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ग। In the next class, we will discuss how we can in the next class, we will discuss how we can calculate the work done with the help of the graphs. Thank you very much.